नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी जो आपको इमोशनल कर देगी। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी। अगर आपने दोबारा सीमा को इस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। लेकिन बहू, सीमा मेरी बेटी है, कोई गैर थोड़े ना है जो इस घर में नहीं आ सकती। बेटी होगी आपकी, इसलिए अगर आपको अपनी ममता दिखानी है तो उसे अपने घर में बुलाइए। मेरे घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई आप? क्या कहा बहू? तेरा घर? हाँ हाँ, मेरा घर। और जोर से बोलूं? बहू, राजन मेरा बेटा भी है और ये घर राजन ने खरीदा है, इसलिए मैं माँ होने के नाते इस घर में कुछ तो हक रखती ही हूँ। आ हा हा, बड़ी आई घर में हक रखने वाली। सुनिए सासू माँ, शादी होने के बाद किसी भी लड़के के लिए उसके जीवन में उसके किसी भी परिवार के सदस्य से ज़्यादा उसकी पत्नी की महत्वता होती है। इसलिए ज़्यादा चा चुपुड़ ना करे तो ही अच्छा है। और इस बूढ़ी होते शरीर को दो रोटी मुफ्त में बैठे बैठे मिल रही है, यही कम नहीं है क्या? कल्पना की बातें सुनकर प्रमिला जी का दिल भारी हो गया। प्रमिला जी के दो बच्चे थे, एक राजन और एक सीमा। सीमा राजन से 5 साल छोटी थी और जब राजन 7 वर्ष का रहा होगा उसी समय उसके पिता की मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है। प्रमिला जी एक अच्छे परिवार की बहू थी, लेकिन कहते हैं ना, जब संकट आता है तो चारों तरफ से एक बार ही आता है। प्रमिला जी के साथ भी यही हुआ। उनके ससुराल वालों ने बेईमानी करके बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया और पूरी संपत्ति हड़प ली। प्रमिला जी अपने बेटे राजन और बेटी सीमा को गोद में लिए हुए अपने भाई के घर जाकर रहने लगी, लेकिन वहां भी भाभी के बार बार ताने की वजह से एक दिन घर छोड़कर चली गई। अब प्रमिला जी के सामने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए प्रमिला जी ने एक ढाबे पर झूठन धोने का काम पकड़ लिया। समय पर पैसे और दोनों टाइम का भोजन ढाबे की तरफ से दिया जाने लगा। प्रमिला जी इतने कष्टों में भी राजन को स्कूल भेजना नहीं छोड़ा था और राजन भी अपनी माँ को झूठन धोते देख अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक दिन ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने बदनीयती से प्रमिला जी को अकेला पाकर उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रमिला जी की चीख पुकार के कारण वहां से गुजर रहे लोगों ने उनकी मदद की और उस कर्मचारी को जमकर पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। राजन को ये बात पता चल गई, लेकिन राजन की अभी उम्र नहीं थी कि वह नौकरी कर सके। धीरे धीरे समय बीत गया और राजन के साथ साथ सीमा भी स्कूल जाने लगी। राजन स्कूल पास करके कॉलेज चला गया और साथ में कुछ बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाया शुरू कर दिया, तथा उसकी बहन ने अपने घर, जो कि राजन ने किराए पर एक झुग्गी ले रखी थी, उसी में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। प्रमिला जी ने सिलाई का काम घर पर शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जिंदगी सुधरने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। एक दिन प्रमिला जी ने राजन से कहा, राजन बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा ध्यान से सुनो, सीमा बड़ी हो गई है, उसने इंटर भी पास कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से इसके हाथ पीले कर दो। राजन भी अपनी माँ की इच्छा के साथ था, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी एक लड़का जिसका नाम शिवा था देखकर कर दिया, जो अभी पढ़ाई ही कर रहा था। अपनी बहन की शादी करने के 1 साल बाद ही राजन की सरकारी नौकरी एक अच्छे पोस्ट पर लग गई और वह झुग्गी से निकलकर एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ किराए पर 2 कमरों का एक घर लेकर अपनी माँ को वहाँ शिफ्ट करके खुद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और राजन अपना खुद का मकान खरीद लेता है। मकान खरीदने के बाद राजन की शादी कल्पना से हो जाती है। शुरू शुरू में कल्पना ने घर को अच्छे से संभाल लिया, लेकिन इधर कुछ दिनों से कल्पना को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा, जिसे वो अपने सिवा किसी और पे खर्च नहीं करना चाहती थी। सीमा अपनी माँ और भाभी से मिलने आ जाया करती थी, तो प्रमिला जी उसे जाते समय कुछ न कुछ दिया करती थी, क्योंकि सीमा के पास अभी सीमित आय थी जो वह खुद से ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती। वहीं उसका पति अभी भी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। आज फिर सीमा का अपनी माँ के यहाँ आना हुआ था, तो माँ का सीमा को विदा करते समय झोला भर कर सामान देना
कल्पना को खटक गया था। इसलिए कल्पना प्रमिला जी से बदतमीजी कर बैठी थी। कुछ देर उदास बैठे रहने के बाद प्रमिला जी ने कल्पना के बार बार किए जा रहे इस तरह के बर्ताव से छुटकारा पाने के लिए एक निर्णय लिया और एक थैले में अपनी ज़रूरत का सामान लेकर बिना कल्पना को बताए घर से निकल गई। इधर कल्पना शाम तक अपनी सास को घर ना आता देखकर बड़बड़ाती है, पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ जाकर मर गई है, अभी तक नहीं आई। समय बीतता गया और प्रमिला जी को घर से गए 15 दिन से ऊपर हो गए थे। तभी घर में बिना बताए उनका बेटा राजन छुट्टी पर आता है और घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आता है, जिसमें उसकी बहन तथा बहन के पति के लिए भी कुछ रहता है और साथ ही कल्पना के लिए भी। कुछ देर बीत जाने के बाद राजन कल्पना से पूछता है, कल्पना माँ कहाँ है? मुझे क्या पता, कल्पना का जवाब आता है। इसका क्या मतलब है कल्पना? माँ घर से बाहर गई है, ये तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? वो पिछले 15 दिनों से घर नहीं आई है। कल्पना बोली, क्या ये क्या बकवास कर रही हो कल्पना? राजन गुस्से में चिल्लाया। हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही। 15 दिन पहले मैंने सीमा को घर बुलाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो जब भी आती थी माँ घर से कुछ ना कुछ सामान निकाल कर सीमा को दे देती थी, इसलिए मैंने मना किया था, तो मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल गई। अरे बेवकूफ़ औरत, और तुमने मुझे बताना उचित भी नहीं समझा? राजन ने कल्पना को बीच में टोकते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की वजह से आप बेवजह परेशान हो। किसी की वजह से? अरे वो माँ है मेरी, समझ आया तुझे? राजन गुस्से में जल रहा था। अगर मेरी माँ नहीं मिली तो मैं तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहता हुआ राजन घर से निकल गया और सीधे अपनी बहन के घर पहुंचा, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश हुई। लेकिन तभी राजन रोते हुए पूछता है, सीमा क्या माँ तेरे पास आई है? नहीं भैया, लेकिन माँ कहाँ गई? भैया मुझे नहीं पता। राजन और शिवा सीमा के पति मिलकर जहाँ तक संभव हो सकता था ढूंढने का प्रयास कर लिया, लेकिन प्रमिला जी का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद कुछ लोग कल्पना के घर आए और कल्पना को घर के कागज दिखाकर घर खाली करवा लिया, क्योंकि राजन ने कल्पना को बताए बिना घर बेच दिया और खुद अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करवा ली। सालों बीत गए थे, लेकिन राजन को विश्वास था कि एक ना एक दिन माँ जरूर मिल जाएगी। इसलिए राजन अपनी बहन से संपर्क में रहता था और शिवा, जिसकी अब हेल्थ इंस्पेक्टर पद पर नौकरी लग गई थी, उसे भी माँ को ढूंढने का प्रयास करने के लिए बोल रखा था। इधर कल्पना के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अपने ही घर से निकालने के बाद अपने भाई के घर में भी ज़्यादा दिन पनाह नहीं मिली उसे, इसलिए उसने सिलाई का काम पकड़ लिया और अपने खर्चे खुद निकालने लगी और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। आज कल्पना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसके थोड़े पैसे के लालच में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया था। वो कभी कभी सीमा के घर चली जाती थी कि कहीं से माँ और राजन की जानकारी मिल सके, लेकिन सीमा ने कभी राजन के बारे में जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि राजन ने सख्त हिदायत दे रखी थी सीमा को। एक दिन सिलाई पर काम करते करते कल्पना बेहोश हो गई और वो 2 दिन तक अपने कमरे में सिलाई मशीन के पास वैसे ही बेहोश पड़ी रही, जब तक कि एक ग्राहक जिसने कुछ सिलने के लिए दी थी नहीं आ गई। लोगों की मदद से उसे सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला करा दिया, लेकिन उसके पास कहने के लिए अपना कोई परिवार नहीं था। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करके उसे बड़े सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया और एक सेवा संस्था की मदद से उसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उसकी मदद के लिए संस्था की तरफ से एक महिला सदस्य को वहां पहुंचा दिया गया। अब संस्था की देखरेख में कल्पना का इलाज चलने लगा, लेकिन कोई सुधार न होता देख संस्था ने उसका दाखिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दिया। संस्था की तरफ से आई महिला दिन रात उसकी सेवा करती। एक दिन उस हॉस्पिटल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेड डाल दी गई। मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक एक दवाइयों को चेक किया जा रहा था। तभी वहां सेवा संस्था वाली महिला कल्पना की कुछ खत्म हुई दवाइयों के लिए वहां पहुंची।
संयोग से हेल्थ इंस्पेक्टर शिवा ही रेड मारने आया था। अचानक अपनी सास को देखकर, माँ जी आप यहाँ। प्रमिला जी अपने दामाद को देखकर फपक कर रो पड़ी और शिवा ने अपनी सास को गले से लगा लिया और पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि गुस्से में अपना घर बेचकर कल्पना भाभी को छोड़कर भी चले गए। और आप यहाँ ये दवा किसके लिए ले जा रही हैं? पर्चा अपने हाथ में लेकर देखने लगा। कैंसर की दवा? किसके लिए? प्रमिला जी अपने दामाद का हाथ पकड़कर कल्पना के पास ले गई, जो अभी भी लगभग बेहोशी की हालत में थी। कल्पना भाभी? हाँ बेटा। प्रमिला जी रोते हुए, मैं एक सेवा संस्था में काम करने लगी थी, जहाँ से मुझे कल्पना की देखरेख की जिम्मेदारी मिली थी। शायद भगवान भी यही चाहते थे। शिवा तुरंत सीमा को फ़ोन करता है और सीमा अपने भाई को फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहती है। इधर शिवा ने रेड बंद करवा दी, जिससे खुश होकर हॉस्पिटल के मालिक ने सब कुछ जानने के बाद कल्पना के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। शिवा जी अगर आपको कोई और सेवा चाहिए हो तो ज़रूर बताइएगा। आज शिवा कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही देर में सीमा हॉस्पिटल पहुंच गई और माँ के गले लिपटकर रोने लगी। शाम तक भाई भी वहाँ पहुँच गया और माँ से लिपटकर ऐसे रोया जैसे कोई बच्चा रोता हो। माँ चलो अब घर चलते हैं, राजन ने कहा। नहीं बेटा, कल्पना को साथ लेकर जाएंगे। माँ तुम अब भी उसके लिए सोच रही हो? राजन बोला। हाँ मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उसे उसके किए की सज़ा मिल गई है बेटा, और मैं उसके लिए कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखे हूँ। और देख, उसके साथ उसका कोई परिवार भी नहीं है, ना बाप है ना कोई भाई, अकेली है बेचारी, 3-4 दिनों से बेहोश है। तू सोच राजन, जब मुझे मेरे घर से बेघर किया गया तब मेरे साथ मेरे कम से कम मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, लेकिन आज इस बेचारी के साथ कोई नहीं है। राजन की आंखों में आंसू आ गए थे। जा बेटा, एक बार जाकर देखा। और राजन दौड़कर कल्पना की ओर चला गया। कुछ महीने के इलाज के बाद कल्पना बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस अपने सास के घर राजन के साथ दुल्हन बनकर आ गई, जिसकी पहली आरती सीमा ने उतारी, जिसके गले लगकर कल्पना फपक पड़ी। तभी दूसरी आरती लेकर उसकी सास अपनी बहू की आरती उतारने को तैयार थी। तभी बहू आंखों में आंसू भर अपनी सास के पांव पर झुक गई। उठ जा मेरी बच्ची, तेरी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरी बाहों में है, कहकर प्रमिला जी ने कल्पना को गले से लगा लिया। उसके बाद सभी ने एक साथ चारों तरफ से माँ को गले लगा लिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।